ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है शक्ति, प्रभाव, धन, राजनीति और उस अंधेरे की जो अक्सर रोशनी के पीछे छिपा होता है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टाइन की, एक ऐसे व्यक्ति की जो वर्षों तक दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच घूमता रहा, जिनमें व्यवसायी, राजनेता, वैज्ञानिक, अकादमिक और सेलिब्रिटी शामिल थे। लेकिन यह भी सच है कि यह मामला जितना जटिल है उतना ही भ्रम से भरा हुआ है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिसने खुद को अमीर और प्रभावशाली लोगों के नेटवर्क के बीच स्थापित किया। 2000 के दशक की शुरुआत में उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे। 2008 में फ्लोरिडा में उसने एक विवादास्पद प्ली डील स्वीकार की, जिसके कारण उसे अपेक्षाकृत हल्की सजा मिली। ये डील बाद में भारी आलोचना का विषय बनी। 2019 में उसे फिर से संघीय आरोपों में गिरफ्तार किया गया, इस बार सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों के तहत। उसी वर्ष अगस्त में न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या घोषित किया गया, लेकिन इस पर व्यापक संदेह और षड्यंत्र सिद्धांत भी उभरे। अब सवाल उठता है, एप्स्टाइन फाइल्स क्या हैं? यह शब्द मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में उन दस्तावेजों, अदालत के रिकॉर्ड, गवाहियों, संपर्क सूचियों और फ्लाइट लॉग्स के लिए इस्तेमाल होता है जो जांच और मुकदमों के दौरान सामने आए। इन दस्तावेजों में कई हाई प्रोफाइल नामों का उल्लेख है, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है कि किसी दस्तावेज, संपर्क सूची या फ्लाइट लॉग में नाम आना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। कानून में दोष सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत, अदालत की प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय की आवश्यकता होती है। एप्स्टाइन का नेटवर्क व्यापक था। सार्वजनिक रिपोर्टों में यह सामने आया कि उसने कई प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ सामाजिक और व्यावसायिक संबंध बनाए। उदाहरण के लिए मीडिया रिपोर्टों में बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम चर्चा में आए, अलग अलग संदर्भों में। कुछ ने स्वीकार किया कि वे एप्स्टाइन से मिले थे, कुछ ने दूरी बनाई, कुछ ने कहा कि संपर्क सीमित था। यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी से मिलना या किसी सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित होना अपराध में सहभागिता साबित नहीं करता। जांच एजेंसियों ने जहां आवश्यक समझा वहां पूछताछ और दस्तावेजी जांच की। अदालतों ने केवल उन्हीं मामलों में निर्णय दिए जहां पर्याप्त साक्ष्य थे। राजनीतिक संदर्भ में भी यह मामला चर्चा में रहा। कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या एप्स्टाइन के संबंधों ने उसे वर्षों तक कानूनी कार्रवाई से बचाए रखा। 2008 की प्ली डील पर व्यापक आलोचना हुई और बाद में अमेरिकी श्रम सचिव रहे अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो उस समय फ्लोरिडा में संघीय अभियोजक थे, को इस डील के कारण इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना इस केस की जटिलता और शक्ति प्रभाव के प्रश्नों को और गहरा करती है। फ्लाइट लॉग्स, विशेष रूप से एप्स्टाइन के निजी विमान के रिकॉर्ड सार्वजनिक रुचि का बड़ा केंद्र बने। इन लॉग्स में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दर्ज थे, लेकिन फिर वही सिद्धांत लागू होता है। नाम होना और अपराध सिद्ध होना दो अलग बातें हैं। कई नाम सिर्फ सामाजिक या व्यावसायिक यात्रा के संदर्भ में थे। कुछ व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से बयान दिए कि उन्हें किसी अवैध गतिविधि की जानकारी नहीं थी। कानूनी प्रणाली में दोष सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत आवश्यक होते हैं, न कि केवल अनुमान या अफवाह। इस केस ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। क्या मीडिया ने पर्याप्त जांच की? क्या कुछ खबरें दबाई गई? 2019 में मायामी हेरल्ड की खोजी रिपोर्ट में 2008 की प्ली डील पर नई रोशनी डाली, जिसके बाद संघीय स्तर पर दोबारा कार्रवाई हुई। यह दर्शाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता कभी कभी न्यायिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित कर सकती है। एप्स्टाइन की मृत्यु ने रहस्य को और गहरा कर दिया। आधिकारिक जांच ने आत्महत्या की पुष्टि की, लेकिन जेल की निगरानी प्रणाली की विफलताएं, जैसे कैमरों का काम न करना और निगरानी में कमी, ने जनता के संदेह को बढ़ाया। यह वो बिंदु था जहां तथ्य और षड्यंत्र सिद्धांत एक दूसरे में घुलने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए सच्चाई दबाई गई, लेकिन इन दावों का निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं हुआ। यह मामला हमें एक गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। शक्ति और जवाबदेही का संबंध क्या है? धन और प्रभाव एक साथ आते हैं तो क्या न्याय समान रूप से लागू होता है? एप्स्टाइन केस ने इस चर्चा को वैश्विक स्तर पर जन्म दिया, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि न्याय प्रणाली में प्रक्रियाएं, प्रमाण और अदालतें होती हैं। सार्वजनिक आक्रोश और सोशल मीडिया ट्रेंड अदालत का विकल्प नहीं हो सकते। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, पीड़ितों की आवाज। इस पूरे प्रकरण में सबसे केंद्रीय मुद्दा वे लोग हैं जिन्होंने शोषण का आरोप लगाया। अदालतों ने कुछ मामलों में मुआवजे और समझौते किए। पीड़ितों के लिए न्याय केवल सजा से नहीं, बल्कि उनकी आवाज को मान्यता देने से भी जुड़ा है। इस केस ने यह भी दिखाया कि वर्षों बाद भी पीड़ित न्याय की तलाश में आगे आ सकते हैं,
सार्वजनिक चर्चा में कई नाम बार बार उछाले गए, राजनीतिक नेताओं से लेकर तकनीकी उद्योग के दिग्गजों तक। लेकिन जिम्मेदार विश्लेषण का अर्थ है तथ्य और आरोप में अंतर समझना। किसी का नाम दस्तावेज में होना अपराध का प्रमाण नहीं है। अदालतें और जांच एजेंसियां साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती हैं, न कि लोकप्रिय धारणा के आधार पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में धैर्य और विवेक आवश्यक है। सनसनी फैलाना आसान है, लेकिन प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करना कठिन। सोशल मीडिया के युग में एक अधूरा दस्तावेज या संदर्भ से बाहर लिया गया उद्धरण वायरल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर सूचना को जांचें, स्रोत देखें और कानूनी निष्कर्षों को प्राथमिकता दें। अंततः एप्स्टाइन फाइल्स का अर्थ केवल दस्तावेजों का संग्रह नहीं है, यह आधुनिक समाज का आईना है, जहां शक्ति, धन, मीडिया, न्याय और सार्वजनिक धारणा एक जटिल जाल बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कानून की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन वो आवश्यक है। यह हमें सावधान करता है कि बिना प्रमाण के आरोप लगाना भी अन्याय हो सकता है। तो सच क्या है? सच यह है कि एप्स्टाइन पर गंभीर आरोप थे और कानूनी कार्रवाई हुई। सच यह है कि उसके नेटवर्क में कई प्रभावशाली लोग शामिल थे, लेकिन नामों का उल्लेख अपराध सिद्ध नहीं करता। सच यह है कि उसकी मृत्यु ने सवाल छोड़े, लेकिन आधिकारिक जांच के निष्कर्ष मौजूद हैं। और सच यह भी है कि इस मामले ने शक्ति और जवाबदेही पर एक वैश्विक बहस को जन्म दिया। और अफवाह क्या है? अफवाह वो है जो प्रमाण के बिना निष्कर्ष निकाल लेती है। अफवाह वो है जो हर नाम को अपराध से जोड़ देती है बिना अदालत के निर्णय के। अफवाह वो है जो सनसनी को सत्य समझ लेती है। इसलिए जब हम एप्स्टाइन फाइल्स की बात करते हैं तो हमें दो चीजें साथ रखनी चाहिए, तथ्य और विवेक। क्योंकि न्याय केवल अदालत में नहीं, हमारी समझ में भी होता है। और समझ तभी पैदा होती है जब हम सुनते हैं, जांचते हैं और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। ये कहानी अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। दस्तावेज सामने आते रहेंगे, बहस जारी रहेगी और इतिहास इसे अपने तरीके से दर्ज करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, सत्य की खोज में धैर्य और जिम्मेदारी दोनों आवश्यक हैं। लेकिन इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर चर्चा में उतना स्थान नहीं मिलता, वह है संस्थागत जवाबदेही। एप्स्टाइन का नेटवर्क केवल व्यक्तिगत संबंधों का जाल नहीं था, बल्कि यह उस संरचना का भी संकेत था जिसमें शक्ति और प्रतिष्ठा कभी कभी सवालों को दबा देती है। कई विश्वविद्यालयों, परोपकारी संस्थाओं और व्यावसायिक संगठनों ने बाद में यह स्वीकार किया कि उन्हें एप्स्टाइन के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए थी। कुछ संस्थानों ने दान वापस करने या सार्वजनिक माफी जारी करने का निर्णय भी लिया। यह दर्शाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आने वाली जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी व्यक्तिगत आचरण। साथ ही यह केस हमें न्याय प्रणाली की सीमाओं और चुनौतियों की भी याद दिलाता है। कानूनी प्रक्रिया प्रमाण, गवाह और प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कई बार सार्वजनिक भावना तेज होती है, लेकिन अदालतें धीमी और सावधान होती हैं। यह धीमापन निराशा पैदा कर सकता है, लेकिन यही प्रक्रिया न्याय को स्थिर और वैध बनाती है। यदि हर आरोप तुरंत सजा में बदल जाए तो निर्दोषों की रक्षा का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। एप्स्टाइन प्रकरण ने एक और बहस को जन्म दिया, डिजिटल युग में पारदर्शिता और गोपनीयता का संतुलन। दस्तावेजों का सार्वजनिक होना एक और जवाबदेही बढ़ाता है, तो दूसरी ओर संदर्भ के बिना जानकारी गलत निष्कर्ष पैदा कर सकती है। यही कारण है कि किसी भी नाम, किसी भी दस्तावेज या किसी भी सूची को पढ़ते समय यह समझना आवश्यक है कि अंतिम निर्णय अदालतें देती हैं, न कि इंटरनेट की भीड़। अंततः यह मामला हमें सिखाता है कि शक्ति के केंद्रों पर प्रश्न उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन प्रश्न और आरोप के बीच की रेखा को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। सत्य की खोज धैर्य मांगती है और धैर्य ही न्याय का सबसे बड़ा साथी।